चलिए, पाकिस्तानी अवाम यानी पाकिस्तानी जनता को भी आप सुन रहे थे, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी। लेकिन अब आपको हम तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि दुनिया भर के पत्रकारों ने इस वक्त डेरा जमा रखा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन देखिए, पाकिस्तानी अवाम, एक्सपर्ट्स अपने ही देश को घेरने में लगे हुए हैं। आपको आगे हम सुनाएंगे इसको भी लेकर। लेकिन जरा देख लीजिए, पाकिस्तान में बैठक से पहले गीत संगीत का भी आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम तस्वीर लेकिन गीत संगीत सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, दुनिया भर के जो पत्रकार हैं उन्होंने पाकिस्तान में डेरा जमा रखा है, इस वक्त डाल रखा है लंगर। मीडिया कवरेज के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। ये तस्वीर उनका ये जमावड़ा आपको दिखा रहे हैं। कई देश के जो पत्रकार हैं, कई एजेंसियां ये सब पहुंचे हुए, वही तस्वीरें आपके सामने। देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान आखिर इस बैठक से क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है? और इससे पहले सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने भी पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है, यह भी जानकारी है। तो सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान क्यों बन गया बिचौलिया? अब यह समझिए। देखिए, दुनिया जानती है कि कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट है, खस्ता हाल है। युद्ध चलता रहा तो तेल गैस संकट पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जंग शुरू से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हुआ और किल्लत हो गई जैसे ही जंग शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान सालाना करीब 54,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है। इसमें करीब 50,000 करोड़ का कच्चा तेल सऊदी और यूएई से ये लेता है। पाकिस्तान हमेशा से मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है ताकि मुस्लिम मुल्कों से अरबों रुपए की खैरात निवेश के तौर पर वो हासिल कर सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान को उसकी सेना मजबूत करने को पैसा चाहिए। उसे लगता है कि मिडिल ईस्ट की मदद से इसके लिए पैसा हासिल हो सकता है। और फिर गृह युद्ध का भी डर है। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है, जो कुल जनसंख्या का करीब 20% है, और ये ईरान पर हमले से नाराज है। अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, आपको याद होगा। युद्ध लंबा खींचा तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए ईरान में शांति शाहबाज की मजबूरी है इस वक्त, और जंग में कूदने से बचना चाहता है, इसलिए भी एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ही सऊदी अरब से रक्षा समझौता किया था, डील की थी, जिसके मुताबिक सऊदी पर अगर अटैक हुआ तो पाकिस्तान को सुरक्षा करनी होगी। और ईरान से लगातार सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं। युद्ध नहीं रुका तो हमले जारी रहे तो मजबूरी में पाकिस्तान को जंग में कूदना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को सिर्फ अपने देश में बवाल ही नहीं, पलायन का भी डर है, क्योंकि ये बॉर्डर से जो पलायन रोकना होगा, इसमें भी एक ये बिंदु है अहम, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान की करीब 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पड़ती है। अगर युद्ध भड़क गया और तो ईरान से लोग पाकिस्तान में पलायन कर जाएंगे। मुनीर को डर है कि ईरान से लोग घुसेंगे तो बलूचिस्तान में जी। अब ईरान में सत्ता कमजोर हुई तो पाकिस्तानी बॉर्डर पर बलूच लड़ाके और ताकतवर हो जाएंगे, और दुनिया में बाबाई भी तो लुटना है पाकिस्तानियों को। आतंकिस्तान के नाम से कुख्यात पाकिस्तान को अपनी छवि भी सुधारनी है। आतंकी मुल्क के बजाय वो शांति दूत की तरह खुद को पेश कर रहा है, और इसके पीछे उसका मकसद है कि उसे अमेरिका से फंडिंग चाहिए। पाकिस्तान तो चीन का भी मोहरा है, आपको पता है, और जहां से उसे निवेश और हथियार मिलते हैं, मुहैया होते हैं। ये सारे बिंदु हैं। अब आपको विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव को सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पाकिस्तान राष्ट्र है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी नीची है, और वो एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि स्वयं आतंकवाद का एपी सेंटर के रूप में जाना जाता है, और आर्थिक रूप से वो बैंकरप्ट भी है, और राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो भूमिका एक मैसेंजर से ज़्यादा की मैं नहीं देखता, और पाकिस्तान इस
जो सीज फायर को कराने में या जो शांति वार्ता चल रही है उसकी आउटकम्स को डिटरमिन करने में उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन इस सीज फायर को कराने में चाइना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है, जो कि बैक चैनल के माध्यम से सक्रिय है। और उसी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी है, जिसमें हमारा अपना देश भारत भी है, वो लगातार जिस तरह से इस बात की एडवोकेसी करता रहा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन होना चाहिए, उसका भी प्रभाव पड़ा है। और इस बैठक से पहले ईरान ने दुनिया को जंग की असली तस्वीर दिखाई। ईरान के मारे गए बच्चों की प्लेन में तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप प्लेन के अंदर स्कूली बच्चों की तस्वीर जो मारे गए हैं और उनका ये खून से सना हुआ बैग, इसमें एक मैसेज था। ईरानी जो स्पीकर हैं गलीबाफ, उन्होंने ये पोस्ट दुनिया के सामने रखी, उन्होंने साझा किया था सोशल मीडिया पर, और इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक सिंपैथी और एक इमोशनल कार्ड। लेकिन ईरान के स्कूल में मासूम बच्चों की जो मौत हो गई थी, ईरानी संसद के स्पीकर ने, गलीबाफ ने, इसी को दुनिया के सामने ये रखा है अलग अंदाज में। ये सभी मारे गए बच्चे हैं जो, आपको याद होगा जब मिसाइल गिरी थी तो 165 के आसपास स्कूली छात्रों की, इसमें 168 एग्जैक्टली मारे गए थे। और ये दुखद, बच्चे किसी को भी और कहीं के भी हों, बच्चे हैं, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। लेकिन युद्ध जब होती है, मिसाइल गिरता है तो जगह नहीं पहचानती। वही हुआ इस अटैक में, ये बच्चे मारे गए और जब प्लेन में आए तो ये उनकी तस्वीर और स्कूली बैग ये देख पा रहे हैं आप। देखिए, तब से लेकर अब तक ईरान ने इस हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। वो 28 फरवरी, आपको याद होगा 2026, ईरान के स्कूल पर यह अटैक हुआ था। वही वाली तस्वीरें हैं जिसमें 168 बच्चे मारे गए थे। स्कूल के क्लास में पढ़ रहे छोटे बच्चों पर यह दर्दनाक हमला हुआ था और हमले के बाद उनके बैग और जूते बिखरे पड़े थे, इधर उधर खून से लथपथ सने हुए। Facility looks like it was you see the rust. This building was being even this तो प्लेन में ये जो बच्चों की तस्वीर और बैग रखा गया था, और ईरान इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता है, थोड़ा समझते हैं। ईरानी स्पीकर बाघेर गालिबाफ सबूतों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, ये साक्ष्य के तौर पर। जिस विमान में वो बैठे थे उसमें 4 बच्चों की तस्वीर लगाई गई थी। बच्चों के खून से सने स्कूली बैग और जूते रखे हुए थे। साथ ही यात्रियों के बैठने की सीट पर फूल भी रखा हुआ था, चढ़ाया गया था। सोशल मीडिया पर बाघेर ने ये तस्वीरें शेयर की। अमेरिका इजराइल अटैक में इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी #मिनाब 168। ये छोटा सा हैशटैग ईरान पर हुए हमले को बयां करता है। युद्ध के पहले दिन ईरान के मिनाब शहर पर यह अटैक हुआ था। वहां के प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल से हमला हुआ था। अमेरिका और इजराइल पर इस हमले का आरोप। इस हमले में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बच्चे। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे जो क्लासरूम में उस वक्त मौजूद थे, स्कूल में मौजूद थे, पढ़ रहे थे। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठे थे, तभी अचानक मिसाइल गिरता। स्कूल की दीवारें ढह गईं, बच्चे चीखते चिल्लाते दब गए। स्कूल में कुछ बच्चों के जूते और बैग ही शेष बचे हुए थे। वही बैग और जूते गालिबाफ के विमान में हर सीट पर रखे हुए थे। बातचीत से पहले ईरान ने इस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका ने इस हमले की जांच की बात कही है। ये पूरी कहानी। लेकिन एक तरफ शांति की मेज सजी हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वार्ता चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन दूसरी तरफ तनाव भी है। कैसे, ये देखिए कि उधर इजराइल का लेबनान में अटैक जारी है। सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन देखिए तस्वीर।
इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 180 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस वक्त अटैक हो रहा लगातार। तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है, यानी जवाबी पलटवार। तस्वीर और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाकर ये रॉकेट्स दाग दिए हैं। थोड़ा करीब से देखिए, नजदीक से। और अब अगली तस्वीर, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक कर रही है, हमले कर रही है। इजरायली फोर्स ने यह वीडियो जारी किया जो आपके सामने रखा है। तो आसमान पर ही नहीं, जमीन पर भी इजरायली सेना मौजूद है। लेबनान के अंदर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, घुस चुकी है। देखिए वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में एक घर पर रॉकेट जा गिरा और उसके बाद वहां ये आग लग गई। देखिए तो हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में भी नुकसान, इजराइल में कई जगहों से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए तमाम गाड़ियों को, ये पूरी तरीके से कई इमारतें भी जो हैं वो जमीनों से। ऐसी गाड़ियों की संख्या बहुत है, बहुत नुकसान की खबर है, उसी की तस्वीर है आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जब जंग होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान बिल्कुल पहुंचती है, और थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के हमले में दोनों ही तरफ नुकसान की खबरें और तस्वीर आपके सामने ये रही। तो सवाल अब यह होता है कि क्या बातों से इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध रुक जाएगा या फिर इसको लेकर जंग फिर भड़क जाएगी? जब सब ईरान जंग रोकने पर फोकस कर रहे हैं, तब लेबनान युद्ध भी क्या बातों से रुक पाएगा? क्योंकि 14 अप्रैल को इजराइल लेबनान में बातचीत होगी और यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजधानी वॉशिंगटन में करवाएंगे। इस शांति वार्ता के लिए इजराइल भी तैयार हो गया है। अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थ का रोल निभाएगा। यह जानकारी अमेरिका में इजरायली राजदूत ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लेबनान और इजराइल के राजदूतों के बीच शांति वार्ता को लेकर चर्चा हो चुकी है। साथ ही लेबनान में अमेरिकी राजदूत के साथ भी एक कॉल हुई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह से बात नहीं होगी। अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल लीटर ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह से सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबायद में फिर से अटैक हुए हैं और कई गांव में बमबारी से इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बिजली सप्लाई ठप है। इजराइल बातचीत को राजी है, लेकिन तुरंत हमले नहीं रोक रहा है, जिस पर हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे।
यानी लड़ेंगे। नईम कासिम ने कहा है कि जब तक लड़ने की ताकत है तब तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल हमारे मिसाइल हमलों को नहीं रोक सका। कासिम ने कहा हिजबुल्लाह पहले जैसे हालात में नहीं लौटेगा। इतना ही नहीं, धमकी दी है कि हिजबुल्लाह आगे भी सख्त रुख अपनाएगा। और एक और अपडेट कर दे कि लेबनान के प्रधानमंत्री जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन सूत्रों ने बताया कि वो नहीं जाएंगे। यह भी खबर आ रही। इजराइल के लेबनान में हो रहे हमलों पर अब आपको सुनवाते हैं स्पेन और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को। Una Europa यूरोप इजराइल को लेबनान में वही करने की अनुमति नहीं दे सकता जो उसने गाजा में किया। ये स्पष्ट है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह व्यवहार यूरोप इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ है। con mirar a Gaza para ver cuál जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई उसी दिन इजराइल ने 254 लेबनानी लोगों को बेरहमी से मार दिया। खून और नफरत से अंधा हुआ ये नरसंहारी गिरोह निर्दोष बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को मारना जारी रखे हुए है और किसी भी नियम या सिद्धांत को नहीं मानता। तो अभी ये वार्ता देखिए नाजुक मोड़ पर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें सुप्रीम लीडर खामने के मारे जाने के 40 दिन पूरे हो चुके और पूरे होने पर इराक में शोक मनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ईरान की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। ये देखिए लाखों लोग होंगे क्योंकि कैमरे की नजर जहां तक जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ईरान में ही क्यों, देखिए नाइजीरिया में भी लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वहां की तस्वीरें नाइजीरिया की। उधर इराक में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया, खामनेई के समर्थन में। उसकी ये तस्वीरें। और अब यमन की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे क्योंकि यमन में भी ईरान के समर्थन में लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। देखिए हजारों की संख्या में अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सुनिए। और इन सब के बीच नए सुप्रीम कमांडर को लेकर आज बड़ी खबर भी सामने आई। अमेरिका ईरान की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिर सुप्रीम लीडर हैं कहां। जी हां, 40 दिनों से मुस्तफा खामनेई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुस्तफा एक्टिव है और ऑडियो कॉल के जरिए ईरान के बड़े फैसले वो कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, न्यूज एजेंसी उसके मुताबिक मुस्तफा के करीबी लोगों ने यह जानकारी दी है। बताया कि मुस्तफा खामनेई घायल हालत में भी एक्टिव हैं, यानी सक्रिय हैं।